वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 24 के लिए चल रही है, जो जून में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह पशु कल्याण विधियों से संबंधित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में यानी भारत में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई थी और श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इस बोर्ड की स्थापना का नेतृत्व किया था। कौन सा सही है? कितने सही है पूछ रहा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? ये नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है। तो पहला तो गलत हो गया। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई थी, ये वाला सही है। और रुक्मणी अरुणडेल ने इस बोर्ड की स्थापना का नेतृत्व किया था। तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो गए, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी बी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पशु कल्याण विधियों से संबंधित एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ संवैधानिक निकाय लिखा था। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड विश्व में किसी भी सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाला अपनी तरह का पहला बोर्ड है जो भारत में स्थापित हुआ, जिसे वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अनुसार स्थापित किया गया। तो दूसरा सही है और तीसरा भी करेक्ट है। श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इस बोर्ड की स्थापना का नेतृत्व किया था। इसका मुख्यालय चेन्नई में। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA के संबंध में 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था और पर्यावरण मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। किसके लिए? NGRB के लिए। और इस प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा इसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री तथा उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जिन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर, और दूसरा वाला गलत है क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय नहीं बल्कि जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के लिए नोडल एजेंसी है। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो दूसरे वाले को हटा दीजिए। तो जहां जहां 2 है वो नहीं होगा, केवल इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया, पहला करेक्ट है। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण केंद्र और राज्यों का वित्त पोषण निगरानी एवं समन्वय निकाय है। ठीक है, केंद्र और राज्यों का वित्त पोषण निगरानी एवं समन्वय निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का उद्देश्य व्यापक योजना में प्रबंधन के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाकर इसका संरक्षण सुनिश्चित करना है। और इस प्राधिकरण के पास विनियामक और विकासात्मक दोनों कार्य हैं। यह प्राधिकरण सतत विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और संरक्षण के लिए उपाय करने हेतु समर्पित है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पर्यावरण मंत्रालय नहीं बल्कि जल शक्ति मंत्रालय नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के लिए नोडल एजेंसी है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं तथा इसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री एवं उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जिन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो तीसरा वाला करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा एजेंडा 21 वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स उपरोक्त में से कितने समझौते रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के तहत हुए थे? केवल 2, केवल सभी 3, केवल 1, इनमें से कोई नहीं है। कौन से समझौते हैं जो
रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत स्थापित हुआ। एजेंडा 21 तो है, क्या वन सिद्धांत है? वन सिद्धांत भी है। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, ये भी है। तो सारे के सारे हैं, सभी तीन सी है इसका आंसर। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED, इसे जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। या के बाद में स्पेस है यहाँ पर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज अपनाए गए। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा। रियो घोषणा के तहत विश्व भर में भविष्य हेतु सतत विकास का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से 27 सिद्धांत शामिल किए गए। एजेंडा 21, एजेंडा 21 जो है सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य योजना है और 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से। वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यह एक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो वानिकी के संरक्षण एवं सतत विकास के लिए सिफारिशें करता है। तो सी करेक्ट है, यानी सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, लाभ साझाकरण एवं अनुपालन के संबंध में उपाय करने हेतु संबंधित पक्षकारों पर मुख्य दायित्व आरोपित करता है। नागोया प्रोटोकॉल एक देश से दूसरे देश में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीवित संशोधित जीव के आयात एवं निर्यात को विनियमित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। कौन सा सही है इसमें? LMOS। और कूट हैं कुछ इस प्रकार, केवल एक केवल दो, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। देखिए जो नीचे वाली डेफिनेशन है ना वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के लिए, जो ऊपर वाली लिखी है वो नागोया प्रोटोकॉल के लिए। तो कोई भी सही नहीं है, इंटरचेंज करेंगे तो करेक्ट होगा। और इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, तो डी है इसका आंसर। देखिए जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। जैव सुरक्षा का तात्पर्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता से है। यह कन्वेंशन जो है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के इन दोहरे पहलुओं को मान्यता देता है। किस किस को? प्रौद्योगिकियों तक पहुंच एवं अंतरण और जैव प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु उचित प्रक्रियाएं। इस प्रोटोकॉल के तहत एक देश से दूसरे देश में जीवित संशोधित जीव के आयात एवं निर्यात को विनियमित करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जाती हैं। तो पहला वाला इनकरेक्ट है क्योंकि वो कार्टाजेना के लिए लिखा है। ठीक है, पहला वाला इनकरेक्ट है क्योंकि वो कार्टाजेना के लिए लिखा, क्योंकि वो नागोया के लिए लिखा है। मतलब दूसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि वो कार्टाजेना के लिए लिखा है, पहला वाला इनकरेक्ट है क्योंकि वो नागोया के लिखा है। अब आ जाइए नागोया क्या है। देखिए नागोया आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच एवं उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन हेतु एक पूरक समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, लाभ साझाकरण एवं अनुपालन के संबंध में उपाय करने हेतु संबंधित पक्षकारों पर मुख्य दायित्व आरोपित करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों वो इनकरेक्ट हैं क्योंकि ऊपर की नीचे डेफिनेशन है, नीचे की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्न कथन है यहाँ पर 3 बताने कि इनमें से कितने सही हैं। यह किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित एकमात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है क्या? वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन। यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से संबद्ध है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इस कन्वेंशन का प्रमुख आयाम है और इसे रामसर सूची के एक हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है। क्या एकमात्र पर्यावरण वैश्विक संधि है ये रामसर पर, आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन? बिल्कुल, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से संबद्ध है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इस कन्वेंशन का प्रमुख आयाम है और इसे रामसर सूची के एक हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है। तीसरा वाला सही है। तो 2 करेक्ट हो गए यहाँ पर, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन, देखिए यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसके तहत आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं तार्किक उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही एवं
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान की गई है। इसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और इसे 1975 में लागू किया गया। यह एकमात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है जो एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, तो पहला करेक्ट हो गया। और दूसरा है इनकरेक्ट, क्योंकि रामसर बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से संबद्ध नहीं है, लेकिन यह अन्य बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के साथ बहुत निकटता से संबंधित है, तो दूसरा इनकरेक्ट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पर आ जाइए। यह इस कन्वेंशन का प्रमुख आयाम है और इसे रामसर सूची के एक हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है, तो तीसरा वाला करेक्ट है। देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल उन आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुआ है या परिवर्तन हो रहा है या होने की संभावना है। फाइव प्रश्न हो गए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्टी सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है। इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। कार्टी सेल थेरेपी का उपयोग अत्यधिक किफ़ायती है। कितने सही है पूछ रहा है। देखिए, कार्टी सेल थेरेपी का उपयोग जो है वो अत्यधिक किफ़ायती नहीं है बल्कि महंगा है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी पहला और दूसरा सही है, तो कितने सही हैं? केवल दो सही हैं। कार्टी सेल थेरेपी, देखिए कार्टी सेल थेरेपी जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है, तो करेक्ट है पहला। दूसरा भी सही है क्योंकि कार टी सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। ल्यूकेमिया यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर, यानी आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी। और लिम्फोमा यानी लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर, तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। कार टी सेल थेरेपी के गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं जिसमें साइटोनिक साइटोनिक रिलीज सिंड्रोम और न्यूरोलॉजिकल लक्षण शामिल है। साइटोनिक रिलीज सिंड्रोम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की व्यापक सक्रियता और शरीर की सामान्य कोशिकाओं को संपार्श्विक क्षति पहुंच सकती है। न्यूरोलॉजिक लक्षण यानी गंभीर भ्रम पैदा हो सकता है, दौरे आ सकते हैं और वाक्य असमर्थता हो सकती है। बाकी कार्टिसेल थेरेपी के तहत जो इलाज है काफ़ी महंगा है, किफ़ायती नहीं है, तो तीसरा वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी यानी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। यह सबसे पहले बंदरों में पाई गई थी जिसके कारण इसे बोलचाल की भाषा में मंकी डिजीज कहा जाता है। भारत में फिलहाल इस बीमारी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। देखिए, बिल्कुल क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज एक जूनोटिक बीमारी है, सबसे पहले बंदरों में पाई गई जिसके कारण इसे बोलचाल की भाषा में मंकी डिजीज कहा जाता है। भारत में इस बीमारी का टीका उपलब्ध है। गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल दो यानी बी, एक और दो। तो क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज एक जोनेटिक बीमारी है, सबसे पहले बंदरों में पाई गई थी जिसके परिणाम स्वरूप इसे बोलचाल की भाषा में मंकी डिजीज कहा जाता है। यह क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण होती है जो मुख्य रूप से मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है, तो पहला करेक्ट है। इसकी पहचान सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर वन के एक बीमार बंदर में हुई थी। तब से प्रतिवर्ष 400 से 500 व्यक्तियों के इसे संक्रमित होने का मामला दर्ज किए जाते रहे हैं, तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है। दूसरा वाला भी ठीक है, इनकरेक्ट थोड़ी है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज की रोकथाम के लिए एक टीका मौजूद है और इसका उपयोग भारत के स्थानीय क्षेत्रों में किया गया है। ठीक है, तो तीसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि वहां बोल रहा था कि कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। ये है वो टीका, फार्मेलिन इनएक्टिवेटेड क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वैक्सीन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए 8 पर। नजूल भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
देखिए, हाल ही में भारत के 3-4 राज्यों में अतिक्रमण की घटनाएं देखने को मिली। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। नजूल भूमि नजूल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है, किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को 15 से 99 वर्ष तक की संक्षिप्त अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। और नजूल भूमि हस्तांतरण नियम 1956 वह कानून है जिसका उपयोग अधिकतर नजूल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। कितने वर्षों तक पट्टे पर दिया था? 15 से 99 वर्ष की संक्षिप्त अवधि के लिए, इसको याद रखिएगा। नजूल भूमि से संबंधित यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो कितने सही है पूछ रहा है, तो सभी सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, नजूल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है, किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता। तो पहला करेक्ट है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच की निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। तो दूसरा वाला भी सही है। और कई राज्यों ने नजूल भूमि के लिए नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश जारी किए हैं, किंतु नजूल भूमि स्थानांतरण नियम 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज़्यादातर नजूल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है। तो तीसरा वाला भी सही है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ईयर अवधि जो है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स तथा एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, वर्तमान में भारत वैश्विक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र के कुल उत्पादन का 10% हिस्सा साझा करता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी उद्योग में प्रतिभा को निखारने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है। क्या ये बात सत्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या बढ़ावा देती है एवीजीसी एक्सआर को? बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन वैश्विक क्षेत्र में भारत का योगदान बहुत कम है इसमें, 1% भी नहीं है। 10% तो बहुत ज़्यादा है, 0.5% है केवल। तो इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है केवल, तो बी है इसका आंसर। भारत के एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र, देखिए इस क्षेत्र में वर्तमान में 2.6 लाख व्यक्तियों को रोजगार है। वर्ष 1932 तक 23 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने का अनुमान है। और साथ ही राजस्व वर्ष 2030 तक मौजूदा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सरकारी आंकड़े। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र में भारत का योगदान जो है मात्र 0.5% है, 1% से भी आधा प्रतिशत। भारत में लगभग 25 से 30% की वार्षिक वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित करने के साथ वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 5% हासिल करने की क्षमता है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से स्कूल के पाठ्यक्रम में रचनात्मक कला, डिज़ाइन और खेल को एकीकृत किया गया है, जिसे एवीजीसी एक्सआर के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। तो दूसरा वाला करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, यानी नर या मादा। उत्पादित क्लोन मतलब जो क्लोन पैदा होता है वो अपने जनक से शारीरिक रूप से तो समरूप होता है, किंतु आनुवांशिक रूप से नहीं। और भारत में क्लोनिंग के संबंध में विशिष्ट कानून है। देखिए, क्लोन बिल्कुल एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक नर या मादा से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, उत्पादित क्लोन जो क्लोन पैदा होता है वो जनक से शारीरिक रूप से भी समरूप होता है और आनुवांशिक रूप से भी। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। भारत में क्लोनिंग के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है।
तो तीसरा वाला भी गलत है। कौन सा सही है इसमें? केवल पहला ही वाला सही है। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। देखिए, क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक नर या मादा से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा इनकरेक्ट है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक दोनों रूप से समरूप होता है। पूर्णतः समरूप होता है, शारीरिक रूप से भी और आनुवंशिक रूप से भी। भारत में क्लोनिंग के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन संपूर्ण मानव क्लोनिंग या प्रजनन क्लोनिंग पर रोक लगाने वाले दिशा निर्देश हैं। भारत चिकित्सीय क्लोनिंग और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भ्रूण स्टेम कोशिकाओं के उपयोग की अनुमति देता है। इसलिए तीसरा वाला इनकरेक्ट है। कोई भी विशिष्ट कानून नहीं है भारत में क्लोनिंग पर। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।